नवंबर 2007 पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो स्याह दिन जब उस वक्त के आर्मी चीफ और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करते हुए 1973 के आइन को मुअत्तल कर दिया और अबूरी आइनी हुक्म जारी कर दिया। इस हुक्म के ज़ैली हुक्म के तहत आला अदलिया के जज साहिबान के लिए नया हल्फ का हुक्म भी जारी किया गया और जिन जज साहिबान ने ये हल्फ लेने से इनकार किया उन्हें उनके घरों में नजर बंद कर दिया गया। इस तनाज़े का आगाज 9 मार्च 2007 को उस वक्त हुआ जब उस वक्त के सदर और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मुबैना तौर पर आर्मी हाउस रावलपिंडी बुलाकर उनसे इस्तीफा तलब किया और उनके इनकार पर उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को न सिर्फ बहैसियत जज और चीफ जस्टिस अपने फराइज अदा करने से रोक दिया गया बल्कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनके घर पर नजरबंद भी कर दिया। जबकि उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने अबूरी आइनी हुक्म के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ भी ले लिया। 3 नवंबर के इक़दामात के नतीजे में मीडिया पर पाबंदी भी आयद कर दी गई और न्यूज़ चैनल्स की नशरियात मुअत्तल कर दी गई। बाज़ हलकों के नज़दीक मीडिया के साथ ये इंतकामी कार्रवाई इसलिए की गई कि मुशर्रफ हुकूमत समझती थी कि टीवी चैनल्स ने 9 मार्च के बाद अदलिया के मसले को गैर ज़रूरी अहमियत दी और हुकूमत को कमज़ोर करने की साजिश की। इन इक़दामात के रद्द-ए-अमल के तौर पर वकला ने मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिया और साबिक सदर मुशर्रफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया, जिसके नतीजे में वकला की गिरफ्तारियां शुरू हो गई और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर चौधरी एतजाज एहसन समेत वकला के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को नक्स अमन के कानून के तहत गिरफ्तार करके जेलों में भेज दिया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 2 नवंबर को आला अदलिया में एतजाज एहसन ने जो नए बार के सदर मुंतखब हुए थे अदलिया में एक दरख्वास्त पेश की जिसमें कहा गया कि मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ नाफिज किए जाने का इम्कान है, लिहाजा इसे रोका जाए। ताहम जजेस ने ऐसा करने से माजरत कर ली। ताहम 3 नवंबर को जब एमरजेंसी का नफाज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के साथ जजेस ने इसे कलअदम करार देकर तमाम रियासती इदारों को इस पर अमल करने से रोक दिया, लेकिन इस फैसले का कोई वाज़ेह असर नहीं हुआ और बाद में पीसीओ के तहत हल्फ लेने वाले 8 जजेस ने इस फैसले को भी कलअदम करार दे दिया। इस बहरान ने करवट उस वक्त बदली जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पूरे मुल्क में मुख्तलिफ बार एसोसिएशन का दौरा करना शुरू किया। उधर मई में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने का हुक्म देते हुए मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया। कई हफ्तों की मुसलसल बहस और वकला के दलाइल के बाद 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की सरबराही में रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कर दिया। इसके बाद सदर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक तनाव की सी कैफियत पैदा हो गई। बज़ाहिर हुकूमत ने इस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करने का दावा किया, ताहम हुकूमत और अदलिया में तनाव वाज़ेह था। यह तनाव इस वक्त वाज़ेह हुआ जब वकला ने साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करके सुप्रीम कोर्ट में सदर मुशर्रफ की अहलियत को चैलेंज कर दिया। ये मुकदमा चलता रहा और इस दौरान सदारती इंतखाबात भी हुए जिसमें सदर मुशर्रफ वाज़ेह कामयाबी हासिल करके सदर मुंतखब हो गए, मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत सदारती इंतखाबात का हतमी नतीजा जारी नहीं किया गया। ये निहायत अहम सवाल है कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर के इक़दाम की सूरत में अदलिया पर यह शबखून आखिर किस लिए मारा। बाज़ हलकों के नज़दीक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मुशर्रफ हुकूमत के मुबैना गैर कानूनी इक़दामात की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट थे, जैसे स्टील मिल की निजकारी का मसला, जब स्टील मिल जैसा इंतहाई कीमती कौमी सरमाया कोड़ियों के मोल बेचा जा रहा था और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। इसी तरह शहरियों की गुमशुदगी का मसला और सबसे अहम, मुशर्रफ हुकूमत समझती थी कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नवाज शरीफ की पिटिशन पर जनरल मुशर्रफ के इक़दाम को गैर आइनी करार ना दे दें, जिससे मुशर्रफ हुकूमत खतरे में पड़ सकती थी। 3 नवंबर के इक़दामात, जिसे सियासतदान और वकला पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन करार देते हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इन इक़दामात को आज की जमहूरी हुकूमत भी जारी रखे हुए है और सियासतदान इससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं।
इसी तरह बेपनाह सदारती इख्तियारात जो सदर मुशर्रफ का तोहफा है, जिनसे आज भी सदर जरदारी भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ 3 नवंबर के इकदामात पर तो काफ़ी एहतजाज करते नजर आते हैं, मगर हैरान कुन तौर पर 12 अक्टूबर की फौजी बगावत को जैसे भूल चुके हैं, जिसके नतीजे में जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार में आने का मौका मिला था। लेकिन सबसे अहम सवाल कि अगर 3 नवंबर के इक़दामात गैर कानूनी करार दिए जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि साबिक सदर मुशर्रफ आइन तोड़ने के मुजरिम हैं और आइन तोड़ने की सज़ा सज़ाए मौत है। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान में जब भी आइन तोड़ा गया, इसे किसी अवामी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। अगर हम देखें 1977 का आइन जब तोड़ा गया तो इसे 1985 की असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। 1999 के इक़दाम को 2003 की हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ दिया और उम्मीद यही है कि 2007 के इक़दाम को भी कुछ अरसे के बाद तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। लेकिन साबिक सदर मुशर्रफ, जिन्हें रुखसती के वक्त अफवाज पाकिस्तान ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके रुखसत किया था, कि अपने साबिक सरबराह को किसी भी किस्म की सजा देने की इजाज़त देगी। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ अगर आर्टिकल 6 को बुनियाद बनाकर परवेज मुशर्रफ को हदफ बनाना चाहते हैं तो इस बात का कभी इम्कान है कि आर्टिकल 6 की तमाम शिकों के इतलाक की बात हो और 1977 से 2007 तक जिसने आइन की पामाली की और जिसने इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो सब मियां नवाज शरीफ समेत इसकी जद से नहीं बच सकेंगे।